नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और चर्चा में एक बार फिर हम बात करेंगे कि आखिर योगी के मुलाकात के मायने क्या। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अलग अलग मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी की बैठक हुई। बैठक में योगी ने अपने 4 साल के कामकाज की रिपोर्ट पीएम को सौंपी। इसके अलावा यूपी में कैबिनेट विस्तार और अगले साल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन हुआ। इसके बाद योगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी में होने वाले बदलाव की रूपरेखा तैयार की। दोनों की मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली। दोनों नेताओं से मुलाकात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। इससे पहले सीएम योगी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि बीते एक पखवाड़े से यूपी में सियासत में हलचल मची हुई है। पहले यूपी में संगठन के नेताओं ने सीएम योगी कैबिनेट के मंत्रियों, विधायकों और अन्य नेताओं से अलग अलग चर्चा की थी। उसके बाद ये मुलाकात का दौर। ऐसे में मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं और इसी पर आज की चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। करीब 1 से 1.5 घंटे उनकी बैठक चली बंद कमरे में। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। अब बता दें, यूपी में अटकलें तेज हो गई है। ये जो मुलाकातों का दौर है वो लगातार चल रहा है। योगी कैबिनेट का जल्द ही विस्तार हो सकता है। इस बैठक के बाद ये अटकलें लगाई जा रही है। जितिन प्रसाद और मोदी के करीबी रहे उन्हें भी मंत्रिमंडल यानी कि मंत्रिमंडल जो विस्तार होगा उसमें जगह दी जा सकती है। योगी कैबिनेट में जाट समुदाय से जुड़े चेहरे को भी शामिल किए जाने की अटकल है। नाराज विधायकों को मंत्रिमंडल और नेताओं को भी साधने की कोशिश की जा रही है। आयोग एवं निगम में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। यूपी में 6 बड़े बदलाव की तैयारी है। जी हां, जो बड़े बदलाव है वो हम आपको बता देते हैं। पीएम मोदी और नड्डा से मिलने के बाद कई अटकलें लगाई जा रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में जितिन प्रसाद को मौका दिया जा सकता है, यानी कि उनका नाम मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। चलिए, आज की चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी जुड़ चुके हैं और बीजेपी नेता हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सवाल मैं प्रमोद जी से लूंगी। प्रमोद जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बंद कमरे में मुलाकात हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद कई अटकलें लगाई जा रही है कि यूपी में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। आपके हिसाब से यदि देखें तो इन मुलाकातों के क्या कुछ मायने हैं? देखिए, इसको एक तो जो आप कह रही हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, संगठन में कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, उसके इतर भी एक बात तो बिल्कुल साफ है, इसमें तो कहीं कोई दो राय मेरी नजर में नहीं है कि जिस ढंग से एक तो 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से इस बात को लेकर मुझे लगता है कि उसकी चिंता है कि 22 का चुनाव लगता है कि कहीं ना कहीं अब की उतना आसान नहीं है। शायद इसीलिए इतनी कवायद की जा रही है और इतने तालमेल बैठाए जा रहे हैं। उसके कारण भी हैं और वो स्वाभाविक है, क्योंकि अभी तक जो 4.5 साल योगी जी का शासन चल रहा है उसमें योगी जी की ईमानदारी और उस पर तो कहीं कोई सवालिया निशान विपक्ष भी नहीं लगा सकता। इस बात से तो मैं सहमत हूँ, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि उनकी उस ईमानदारी या उनकी उस अप्रोच ने जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे पदाधिकारी हो, पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता हो, उन लोगों के मन में जरूर कहीं ना कहीं इस बात की एक कुंठा या नाराजगी पिछले काफी समय से है, जो आम चर्चा का विषय भी हमेशा रही है कि उनकी अधिकारी बात नहीं सुनते हैं, उनके काम नहीं हो रहे हैं, वो जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा। इस बात को लेकर नाराजगी थी और यही कारण रहा कि आप ये देखिए कि वहां से केंद्रीय नेतृत्व से, संगठन से सारे लोगों को भेज के बारी बारी मतलब मुख्यमंत्री जी से भी बात की गई, संगठन से भी बात करी और विधायकों से और सांसदों और मंत्रियों से भी बात की गई और पार्टी के पदाधिकारियों से भी पूरा फीडबैक लिया गया कि आखिर
जो ये एक यहाँ थोड़ी सी आपसी मनमुटाव का जो दौर चल रहा है, इसको कैसे निपटाया जाए। क्यों कि 22 का चुनाव केवल उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानता हूं मैं, ये आने वाले 24 के लिए भी एक संदेश होगा और संकेत होगा। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व भी इस बात को उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत ज्यादा चिंता है, और बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा थी उसके अनुरूप जो उसको सफलता नहीं मिली और वहां जो फजीहत हुई उससे वो और चिंता उसको बढ़ा दिया। तो इस वजह से वहां ये एक योगी जी और मोदी जी के प्रमोद जी, लेकिन एक बात यह है कि आखिर इतनी हलचल क्यों यूपी में? बात करें तो इसी बीच हमने ये भी देखा कि कोरोना काल में विपक्ष ने छवि खराब करने की कोशिश बहुत की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी। उसी बीच जतिन प्रसाद एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का रहे हैं, बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो क्या लगता है जतिन प्रसाद के आने से कहीं न कहीं बीजेपी को फायदा होगा? और ये जो मुलाकातों का दौर है कहीं न कहीं उसके जो मायने हैं वो ये हम देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हुए हैं या 2022 की जो तैयारियां हैं उसको लेकर हुई है ये मुलाकात? मैंने पहले ही कहा कि 22 की तैयारियों को लेके ही ये केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व दोनों के लिए चिंता का विषय है कि उतना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये उसी के लिए जो आपसी मतभेद हैं इन सारी चीजों को दूर करने के लिए। जहां तक जो आप मंत्रिमंडल की बात कह रही, मंत्रिमंडल में फेरबदल करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो तो जब चाहे तब हो जाता। ये कोई विवाद का विषय नहीं है। एक खाली एक अरविंद शर्मा जी को लेकर जरूर ये चर्चा उठी कि वो चूंकि योगी मोदी जी के हैं और वो यहाँ लाना चाहते हैं, गृह विभाग देना चाहते हैं, ये खाली राजनीतिक गलियारी की एक चर्चा का विषय नहीं। लेकिन मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ कि योगी जी इस मामले को लेकर इस हद तक जो अखबारों में या गलियारों में चर्चा रही है कि इस हद तक वो विरोध करेंगे, ऐसी ये खाली एक चर्चा का विषय है। बाकी इसकी सच्चाई मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा इसमें कोई नजर आती है। लेकिन उसके बावजूद जो जितिन प्रसाद की बात कह रहे हैं आप, तो जितिन प्रसाद जो यहाँ ब्राह्मण समाज जो इस सरकार से थोड़ा रुष्ट है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, ये बात सच है। उसको एक पैचवर्क करने के लिए जितिन प्रसाद जी को लाया गया है। लेकिन मैं नहीं समझता कि जितिन प्रसाद जी के आने से कोई ब्राह्मण जो नाराज है वो सीधा अब भारतीय जनता पार्टी के झंडा उठा के और घूमने लगेगा, मुझे मैं नहीं समझता हूँ। चलिए अब देखते हैं प्रमोद जी आखिर क्या बड़े बदलाव की तैयारी है यूपी में। ये देखने वाली बात होगी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और ये अटकलें लगाई जा रही है कि 6 बड़े बदलाव हो सकते हैं। हमारे साथ स्ट्रीट एडिटर अखिल सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं लखनऊ से, चूंकि वो ग्राउंड पर बने रहते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर 6 बड़े बदलाव की बात की जा रही है, वहाँ क्या कुछ अटकलें चल रही है। अखिल जी, 6 बड़े बदलाव की बात कही जा रही है यूपी में, और मंत्रिमंडल की यदि बात करें तो जतिन प्रसाद को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, क्या कुछ अटकलें चल रही है यूपी में इसको लेकर? लेट हो गई है, गलियारों में हलचल काफी लेट हो गई। अब चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस के साथ साथ चाहे अन्य दल छूटा दल हो, कहीं ना कहीं वो 2022 की तैयारी में जुड़ गई है। अनुप्रिया पटेल जिस तरह अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, उनका ही दूसरा खेमा जो है वो अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर छोटे दलों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने भी शुरू कर दी है और समाजवादी पार्टी ने भी कर दी है। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री का एक मुलाकात इस दौर में मुलाकात करना काफी मायने निकलता है। जिस तरह जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जिस तरह बैठक हुई 3 दिवसीय, राधा मोहन राज्यपाल से मिलने पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार का हक जो है वो मुख्यमंत्री का है, उनके पाले में लेकर वो जिसको चाहे उसको तय करें। निश्चित तौर पर इस बीते 1 महीने में जिस तरह जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर वो दिल्ली को रिपोर्ट पहुंचे हैं लेकर, और प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, जेपी नड्डा से मुलाकात की, अमित शाह से मुलाकात की है। कहीं ना कहीं अभी माना जा रहा है कि जो 7 सीटें जो खाली पड़ी है मंत्रिमंडल की, उसको अब भरा जाएगा। जितिन प्रसाद को भी मिल सकता है मौका, AK शर्मा को भी मौका मिल सकता है, इसके साथ साथ अन्य चेहरों को मिल सकता है। सबसे अहम बात यह है कि अभी इस पूरे मुलाकात के दौर में, बैठकों के दौर में कल रात से चर्चा और शुरू होगी कि उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा जाएगा। AK शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी मिलेगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बने रहेंगे इन तीनों राज्यों के। तो ये विभाजन की बात तो मायावती 2012 में भी उठाया था उन्होंने, लेकिन नहीं हो पाया था। अब ऐसे में 2022 का चुनाव है सामने,
बीजेपी के पास कम समय है तैयारी करने के लिए, लगभग 8 महीने चुनाव के बचे हैं, जिसमें 3 महीने पहले आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में ये खबरें आना, AK शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिलना, केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी मिलना, ये सब चर्चा का विषय भी बना हुआ है। कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ बड़े फैसले लेने जा रही है, चाहे वो हाईकमान हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या संगठन हो। निश्चित तौर पर जो बैठकें हो रही हैं, जो मुलाकात करने मुख्यमंत्री गए हैं, उसमें ये तस्वीर तो जरूर साफ हुई है कि मंत्रिमंडल में जितिन प्रसाद को लाया जाएगा, ब्राह्मण वोटों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इन 2 दिनों में जो चर्चा हुई है कि ब्राह्मण वोट काफी नाराज है, जिसको लेकर सरकार भी काम कर रही है, मुख्यमंत्री और संगठन भी काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी छलक रही है, वो किस बात को लेकर है और किसको लेकर वो दूर सरकार और संगठन नहीं कर पा रही है। ऐसे में सरकार भी चाहती है कि जो ब्राह्मण वोट है उसे किसी तरह अपने पाले में लाने की कोशिश की जाए। लेकिन जिस तरह देखा जाए कि कांग्रेस से एक खेमा तो तोड़ा है जितिन प्रसाद को, ये कामयाबी मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन ये कहीं मानी नहीं जा रही कि ब्राह्मण वोट कहीं ना कहीं उनके साथ सामने बीजेपी के साथ खड़ी हो गई हो। ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार गोस्वामी जी जुड़े, इन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि ब्राह्मण वोटों को लाने में भी इतना आसान नहीं कि बीजेपी कामयाब हो पाएगी। लेकिन निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कांग्रेस से हमने खेमा तोड़ा है तो ये फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण वोट इस मामले में आ जाए कतई नहीं हो सकता है। इसमें मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, संगठन भी काम कर रही है, बूथ स्तर तक कमेटी को मजबूत किया जा रहा है, नई जिम्मेदारी लोगों को दी जाएगी। उधर दूसरी तरफ अगर देखी जाए तो जिस तरह मुख्यमंत्री से पहले ही जो मंत्रियों से मुलाकात हुई 20 मिनट 25 मिनट बंद कमरे में जो अपनी बात रखा, हमने दर्द को बयान किया संगठन के मंत्रियों के सामने, जो जिम्मेदार अधिकारियों के सामने, वो लिफाफा बंद लिफाफा राज्यपाल के पास पहुंचा था, उसमें क्या था, मंत्री जो अपनी नाराजगी जाहिर की थी, किसके लिए जाहिर की, काम के लिए जाहिर की, मुख्यमंत्री के लिए जाहिर की, वो अभी साफ नहीं हो पाई है। अगर मुख्यमंत्री के पाले में गेंद है और वो मंत्रिमंडल में जिसको चाहेंगे उसको शामिल करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो नाराजगी, जिससे नाराजगी ने जो बयान किया अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ हो गया होगा, तो वो पार्टी से वो सही ना किसी मंत्रिमंडल से बाहर जाएगा। अगर वो बाहर जाता है, अगर उसकी नाराजगी झलकती है, तो कहीं ना कहीं 2022 में भी इफेक्ट पड़ेगा, वो नाराजगी दिखाएगा, वहां पर उसका रिजल्ट खराब होगा। तो ऐसे में दूसरा डैमेज कंट्रोल भी ना हो, डैमेज भी ना हो, उसको कंट्रोल कर लिया जाए। बीजेपी में हालांकि ये देखने को मिलता है कि कोई खुलकर विरोध नहीं करता है, चाहे वो मंत्रिमंडल से बाहर गया हो, चाहे संगठन से बाहर गया हो, कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ा असर खुलकर सामने नहीं आता है। लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी को देखिए, आप ब्राह्मण का बड़ा चेहरा था, जिस तरह चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको हटाया गया, प्रदेश अध्यक्ष से केशव प्रसाद मौर्य को लाया गया, जब प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे नरेंद्र मोदी 2012 में, तब उनके हेलीकॉप्टर से वो घूमते थे। तो निश्चित तौर पे एक ब्राह्मण को हटा के दूसरा ब्राह्मण को लाकर कैसे उम्मीद बीजेपी कर सकती है कि ब्राह्मण वोट एक हो जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री का क्या प्लान है, संगठन का क्या प्लान है, क्या उस पर कामयाब होगी, ये उनकी रणनीति, उनकी मुलाकात और बैठक है। ये 2022 का नतीजा किस सूट करवट बैठेगा, ये वो तय करेगा, नतीजा तय करेगा। हालांकि अभी पूरी तरीके से तस्वीर साफ नहीं हो पाई, लेकिन 2022 को लेकर छोटे दलों को जोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन जिनको पहले जोड़ा था वो भी नाराज है। अभी आप हाल में देखिए, राजभर खुद बयान दे रहे हैं कि उन्होंने पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया, प्रकाश राजभर, तो कहीं ना कहीं इनकी नाराजगी कैसे दूर होगी। अगर वो दूसरे दल के साथ जाते हैं, अनुप्रिया पटेल अमित शाह से मिल रहे हैं, उनका दूसरा खेमा अखिलेश यादव से मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं दूरियां बन भी तो रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन बीजेपी ये कहीं ना कहीं तैयारी जोर पे कर दिया है, कांग्रेस से खेमा टूट रहा है। और लेकिन प्रियंका गांधी भी मेहनत उत्तर प्रदेश को कर रही है, और मायावती के 19 जो विधायक थे जिसमें से 11 बाहर चले गए, वो क्या कुछ रणनीति बनाएंगे, क्या 2022 की क्या तैयारी, ये भी देखने वाली बात है। चलिए अखिल जी, देखते हैं आखिर जो 6 बड़े बदलाव की बात कही जा रही है, जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है 2022 को लेकर, आखिर उसमें क्या कुछ सामने आता है। प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रमोद जी, आपसे कमेंट लूंगी। बात की जा रही है कि मंत्रिमंडल में जितिन प्रसाद को जगह दी जा सकती है। ऐसे में जो विधायक, जो मंत्री नाराज बैठे हुए हैं, अगर उन्हें जगह नहीं दी जाती है और किसी नए चेहरे को, यानी जो कांग्रेस से नेता है, उससे अगर जगह दी जाती तो फिर इन्हें कैसे साधा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके नाराज होने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। नहीं, देखिए, बीजेपी का पर्पस उनको जितिन प्रसाद को लाने का ये था, भले ही ब्राह्मण कितना बीजेपी के साथ जो नाराज है जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, ये एक अलग विषय है, लेकिन बीजेपी ये जरूर एक परसेप्शन बनाना चाहती है कि बीजेपी का ब्राह्मणों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, या बीजेपी का ब्राह्मणों से कोई नाराजगी नहीं है। ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि इस परसेप्शन में बीजेपी को कोई बहुत सफलता मिलेगी, मुझे इसमें संदेह है।
ये अभी जैसा सिद्दीकी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जिन्होंने की ये जिसके 17 में जो चुनाव हुए उसकी जीत का श्रेय उनको है, क्योंकि वही अध्यक्ष थे। और नहीं उसके पहले हाँ सॉरी, तो वो लेके आए थे, तो वो उनको अगर ब्राह्मणों की जो इनके ही अपने पार्टी के पुराने निष्ठावान लोग थे वो दरकिनार कर दिए जाए, नए ले आए जाए, उससे ब्राह्मण जुड़ जाएगा, इसमें मुझे संदेह है। ये बात सिद्दीकी साहब की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। दूसरी बात, एक बात और जान लीजिए कि इसमें योगी जी और जो दिल्ली के बीच में थोड़े मतभेद की स्थिति पैदा हुई, वो शायद ये इसीलिए हुई कि इनको शामिल किया जाए, इनको वो टर्म्स एंड कंडीशंस रखना चाहती थी। योगी जी का स्वभाव हर आदमी जानता है कि वो एकदम किसी चीज को अपने हिसाब से चला, क्योंकि प्रदेश के मुखिया वो है, तो वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और वो दखलंदाजी या हस्तक्षेप उनको कभी पसंद नहीं रहा। तो ये एक टकराव का कारण रहा और यही कारण है कि अमित शाह से भी मुलाकात हुई, अध्यक्ष नड्डा साहब से भी और प्रधानमंत्री से भी। उसमें इन चीजों को, गलतफहमियों को दूर करने की चेष्टा की गई ताकि इसका असर 22 पर न पड़े। मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसमें हो सकता है कि जितिन प्रसाद जी को जुलाई में विधान परिषद का सदस्य बना के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए, अरविंद शर्मा को भी ले लिया जाए। साथ ही साथ मुझे लगता है कि आधा दर्जन मंत्री जिनसे योगी जी भी नाराज हैं या जिनके ऊपर आरोप भी लगे हैं या जो काम करने में सही साबित नहीं हुए हैं, योगी जी उनको भी बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं और मुझे लगता है कि लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोग बाहर होंगे। भले ही मंत्रिमंडल से हटा के उनके समायोजन के लिए कई संगठन का नाम दे के कि आपको संगठन में जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, इसको निभाइए, यो कह के उनको निकाला जाए, लेकिन आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री बाहर भी होंगे और अंदर होंगे। ये बात सही है कि जो अभी जिस ढंग से आयोगों के इसमें होंगे, इसमें भी लोगों का समायोजन किया जाएगा ताकि ये एक परसेप्शन दिया जाए। और ये बात भी सही है कि इधर ब्राह्मणों की नाराजगी, उधर आप ओम प्रकाश राजभर को ले लें, उनकी नाराजगी वो तो छोड़ के चले ही गए। तो अनुप्रिया पटेल, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, वो भी इधर आप देखें तो निष्क्रिय रही, वो भी आज जाके अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है। तो भारतीय जनता पार्टी अब जो है उन सारे जो लोग नाराज थे उनको जोड़ने का प्रयास कर रही है कि 22 में ला के फिर हम एक बार बहुमत की सरकार बना लें। ये एक बड़ा टास्क है, इसीलिए ये कवायद भी बड़ी हो रही है। चलिए, हरीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से पक्ष रखने के लिए। हरीश जी, ये मुलाकातों के बाद कई कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में बड़े बदलाव हो सकते हैं, संगठन में बड़ा फेरबदल हो सकता है। आखिर बीजेपी इस मुलाकात को कैसे देखती है, क्योंकि तमाम ये अटकलें लगाई जा रही है मंत्रिमंडल को लेकर, जितिन प्रसाद को लेकर। करों पे कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, ये सबकी अपनी अपनी एनालिसिस हो सकती है, सबके अपने अपने तरीके से सब लोग उसका व्याख्या कर रहे हैं। आदरणीय योगी जी भारतीय जनता पार्टी के इस नेतृत्व के साथ उनकी जो औपचारिक भेंट है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास का जो संकल्प है, उसको लेकर के जो कार्य हो रहा है प्रदेश में और जो प्रदेश का विकास है, उन बहुत सारी चीजों पे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से उनका मार्गदर्शन लेना और प्रदेश के हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, तो समय समय पर जो प्रदेश का जो नेतृत्व है वो अपने केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व से मिलता रहता है और प्रदेश की जो योजनाएं हैं और बहुत सारी जो विकास की परियोजनाएं हैं, उन सब लोग को लेकर के उनसे संवाद करता रहता है, उनके सुझाव और मार्गदर्शन लेता रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विजिट थी कल माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से और केंद्रीय जी से, वो एक प्रदेश नेतृत्व का और केंद्रीय नेतृत्व के साथ एक सहज संवाद, एक कहा जा सकता है कि औपचारिक भेंट और चर्चा है। और बाकी अगर कोई निर्णय तो केंद्रीय नेतृत्व लेता है और प्रदेश का नेतृत्व लेता है तो हमने है। जी अखिल जी आपसे एक कमेंट लूंगी। बीजेपी ने अपनी 2022 को लेकर तैयारियां तेज कर दी है, लेकिन सपा की यदि बात करें तो कांटे की टक्कर देखी जा रही है सपा और बीजेपी के बीच। हमने अभी आज भी देखा कि ट्विटर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के दोनों के सेम फॉलोअर्स 14.1 14.1
तो कहीं न कहीं कांटे की टक्कर तो दिखाई दे रही है। तो सपा की क्या कुछ तैयारी है ऐसे में यूपी में? इसलिए बात मैं पहले ही कह रहा हूँ कि कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की अभी दिख रही है। निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी के पास सीट ही नहीं है। 19 सीट में उसने 11 विधायक को निकाल दिया। बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी को लगता है और जी चलिए, शायद अखिल जी से हमारा संपर्क टूट गया है। प्रमोद जी के पास आऊंगी। प्रमोद जी, बीजेपी ने तो अपनी तैयारियां तेज कर दी है, लेकिन आपके हिसाब से यदि देखें तो क्या कुछ तैयारियां बीजेपी को करनी चाहिए और किन क्षेत्रों पर ज्यादा नजर या फिर ज्यादा तैयारी की जरूरत है बीजेपी को? देखिए, बीजेपी अब पूरी तरीके से जो 4.5 वर्ष उसने बीजेपी ने अपने नीतियों को, अपने कार्यक्रमों को लागू करने में लगाया, उसमें योगी आदित्यनाथ जी ने इस बात की चिंता नहीं करी कि इसमें हमारे जनप्रतिनिधि नाराज हैं कि खुश हैं, इसमें क्या परसेप्शन बन रहा है। उन्होंने अपने हिसाब से पूरे प्रदेश को चलाया और अधिकारियों के परामर्श और विमर्श को उनको कॉन्फिडेंस में लेकर चलाया। जो भी किया वो तो 22 में उसको रिजल्ट सामने आएगा कि उनके लोगों ने उनकी उस नीति को किस रूप में लिया। लेकिन बीजेपी तो अब पूरी तरीके से उसने अपना तैयारी शुरू कर दी है। युद्ध स्तर पर अब वो मैदान में कूद चुकी है, एक प्रकार से ये आप मान लीजिए। और अब आपको देखने को मिलेगा कि बीजेपी संगठन, उसके कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी, मंत्री सब सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम पर अब जुट जाएंगे कि कैसे 22 के इलेक्शन में हमको जीत हासिल करनी है। हालांकि उसके सामने उससे ज्यादा बड़ी एक चुनौती और है, ये जो कोविड की है उससे भी लोगों के मन में बहुत नाराजगी है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि शुरुआती दौर में सरकार की थोड़ी सी ढिलाई या लापरवाही रही, लेकिन उसके बाद योगी जी ने सारी चीजों को, जो अव्यवस्थाएं थी उनको दुरुस्त करने का काम किया और उससे कोविड को काफी नियंत्रित भी किया और आगे के लिए अभी से उन्होंने पूरी कर दी है। भगवान न करे कि ये अब दोबारा ये कोविड का प्रदेश को ये समस्या का सामना करना पड़े। लेकिन अगर कोई ये समस्या आई, जैसा कि भविष्यवाणी लोग कर रहे हैं कि तीसरा फेज और आने वाला है जिसमें वो और ज्यादा घातक होगा, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि, लेकिन अगर जो उसके चिकित्सक और वैज्ञानिक कह रहे हैं उनकी बात को नकारा भी नहीं जा सकता है और उसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो प्रयास कर रही है, स्वाभाविक है कि प्रदेश को, जनता को बचाने के लिए उसकी पहली प्राथमिकता हो जाएगी। इसलिए वो कहीं ना हो, इसलिए उसमें कहीं भी चूक नहीं रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और वो पूरे युद्ध स्तर पर अब वो मैदान में कूद गई है और अब वो 22 तक, वो जब तक परिणाम नहीं आ जाते वो बिल्कुल अब शांत नहीं बैठेगी और चौतरफा अपने प्रयासों को जारी रखेंगे। जी चलिए, अखिल जी के पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले कमेंट में हरीश जी से लूंगी। हरीश जी, क्या लगता है, ये कहा जा रहा है कि जितिन प्रसाद के आने के बाद ब्राह्मण वोटर साधने में एक बीजेपी को मदद मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी ठीक है कि समाज में जातीय समूह, विभिन्न जात समूह के अपने मतलब और मायने हैं और राजनीति को भी सब प्रभावित करते हैं। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की राजनीति करती है। जाति और समूह को अलग अलग खाते में बांट करके समाज को नहीं देखती है। और जहाँ तक ब्राह्मण समाज की बात है, ब्राह्मण समाज से भारतीय जनता पार्टी में अनेक बड़े लीडर हैं। डॉक्टर महेंद्र पांडे जी केंद्र में केंद्रीय मंत्री है और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। जी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। श्रीकांत शर्मा जी ऊर्जा मंत्री हैं। इस तरह से अनेक जो बड़े पद हैं उसके ब्राह्मण समाज से लोग हैं। तो ये जो प्रचारित किया जाता है कि ब्राह्मण संतुष्ट है, ब्राह्मण नाराज है, मुझे लगता है कि ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी ही कहा जाएगा। और जहाँ तक जतिन प्रसाद जी की बात है, वही 3 चीजों की उनकी सामाजिक राजनीतिक जीवन है उनके परिवार का, तो निश्चित रूप से उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नीतियों और कार्यक्रमों में अपनी आस्था और पार्टी में शामिल हुए। तो पार्टी उनका भी कहीं पार्टी निश्चित रूप से ही उनका कहीं उपयोग करेगी। जी चलिए, अखिल जी
जी, आप कुछ कह रहे थे, हमने अभी बात की कि सपा और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। ऐसे में क्या कुछ तैयारी, और अभी जो बात चल रही थी मंत्रिमंडल को लेकर या विभाजन को लेकर, उसको लेकर भी क्या कुछ अटकल है यूपी में? देखिए, निश्चित तौर पे भविष्य मुख्यमंत्री के बाद जब निगेटिव हुए थे तो खुद वो जिले के दौरे किए। जिले के दौरे करने के बाद ताबड़तोड़ दौरे किए और उसके बाद उन्होंने देखिए कोविड-19 को ग्राफ को नीचे किया। आज स्थिति क्या है कि लॉकडाउन में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में खुल गया है और हर जिलों में 600 से नीचे संख्या हो गई है। तो ऐसे में इसकी तारीफ बनती भी है। मुख्यमंत्री के बाद जिस तरह दौरे, उसके बाद संगठन का दौरा शुरू हुआ, लोगों को लगता था कि नहीं बहुत बेहाल हो रहा है उत्तर प्रदेश का, लेकिन मुख्यमंत्री ने अकेले खुद कमान संभाली और जिलों के दौरे किए। उनके साथ साथ पार्टी के लोग, जिम्मेदार लोग, प्रभारी मंत्रियों ने काम भी किया। उसका नतीजा सामने है। निश्चित तौर पे 2022 की तैयारी अब इसलिए शुरू हो गई कि ग्राफ गिर गया है, तो अब बीजेपी का ग्राफ कैसे बढ़ाना है, 2022 को कैसे आगे जीतना है, उसको लेकर चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे संगठन के लोग हो, चाहे पार्टी के छोटा कार्यकर्ता हो, वो पूरी तरीके से लग गया है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जिस तरह दौरे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, जिस तरह बैठक हो रही है, जिस तरह चर्चाएं सामने आ रही है कि अब उत्तर प्रदेश के भी 2 विभाजन होगा, 2 राज्यों में बटेगा। पूर्वांचल का एक राज्य होगा जिसमें खुद मुख्यमंत्री का जो गढ़ आता है गोरखपुर, वहां उसकी राजधानी बनेगी। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी यूपी से लेकर लखनऊ तक अलग राजधानी होगी। दो खेमों में बटेगा उत्तर प्रदेश। ऐसे में अब चुनाव करीब है। बीजेपी का जो इस तरह स्टैंड सामने आ रहा है, इस पर हालांकि अभी कोई ऑफिशियली बयान नहीं आया है, कोई लिखित में कोई न सामने आया है, न कोई बयान दे रहा है। तो निश्चित तौर पे जो चर्चा सामने आ रही है, इसमें साफ कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के पाले में ही गेंद है। जो सीटें हैं उनको ही भरनी है, क्योंकि संगठन के लोग जो भी लखनऊ में आ रहे हैं, जिससे मुलाकात हो रही है, बैठक हो रही है, वो साफ ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिसको चाहेंगे वो ही उसी को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। रह बात ए के शर्मा की, ए के शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब है। चर्चा का विषय पूरी तरीके से बना हुआ कि ए के शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य भी बैठे हुए हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष थे। 2017 में उनके नेतृत्व में चुनाव जीता गया था और पूरी बहुमत में आया था। अभी वो जैसे ही बैठक में बाहर निकले थे तो उन्होंने कहा 300+ फिर से जीतेंगे। तो ये चर्चा का विषय बना कि केशव प्रसाद मौर्य को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो अब जो ये 1 महीने के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है, उसको लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे और हाईकमान से मुलाकात कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि मंत्रिमंडल का क्या विस्तार हो रहा है, क्या चेहरे सामने आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य हो या ए के शर्मा हो, उनको बड़ी जिम्मेदारी क्या मिल रही है। ऐसे में जितिन प्रसाद को भी क्या जिम्मेदारी कैबिनेट में मिल रही है या केवल एमएलसीज बनाया जाएगा उनको। निश्चित तौर पे ये तस्वीर मुख्यमंत्री के लौटने के बाद ही साफ हो पाएगी। हालांकि निश्चित तौर पे ये भी माना जा रहा है कि जैसे अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी साफ तौर पे कहा कि गोस्वामी जी ने साफ बोला कि देखिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी पुराने बीजेपी के नेता ब्राह्मण चेहरा रहे हैं। 2022 में जिस तरह उन्होंने लोकसभा का चुनाव जिताया पीएम मोदी को, और उसके बाद 2012 में भी देखिए अच्छा रिजल्ट रहा, लेकिन हालांकि उनको पद से हटाया गया और केशव प्रसाद मौर्य बुलाया गया। यही चर्चा का विषय अभी भी बना है कि बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य बुलाया गया, लेकिन कोई भी ऑफिशियली बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि कैबिनेट से उठा के स्वतंत्र देव सिंह को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो कैसे इतनी जल्दी हटा देंगे। तो इसको लेकर भी अटकलें जो लगाए, केवल चर्चा का विषय ही उत्तर प्रदेश में बना है। जो बैठक हो रही है, दौरे हो रहे हैं, हाईकमान से मुलाकात हो रही है। चलिए अखिल जी, अब देखते हैं कि इन मुलाकातों के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्योंकि कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, संगठन में फेरबदल को लेकर। तो फिलहाल तीनों ही मेहमानों को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी समय की कमी के चलते। तो बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उसके बाद मुलाकात के बाद कई अटकलें लगाई गई। मंत्रिमंडल में जितिन प्रसाद को शामिल किया जा सकता है, वहीं ए के शर्मा को यूपी में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, वहीं विधायकों को, नाराज विधायकों को, मंत्रियों को कहीं न कहीं निगम में जगह दी जा सकती है। ऐसे तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वापस लखनऊ लौटते हैं तो क्या कुछ पता लगता है, आखिर इन मुलाकातों के मायने क्या है। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।